जो केसेस पेंडिंग हैं या जो फैसले आते हैं या जिन फैसलों को लेकर कई बार न्यायमूर्तिगण पर और कोर्ट पर सवालिया निशान उठते हैं। एक फैशन सा बन गया है पिछले कुछ वर्षों में कि आप किसी की तारीफ न करो, आक्षेप लगाओ। आक्षेप लगाने के कारण आप बहुत जल्दी सुर्खियों में आते हैं और बहुत जल्दी वाहवाही बटोरते हैं। 1140 पोस्ट सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास 700 हाईकोर्ट जजेस हैं जो काम करें। 40% हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट वेकेंट है। अब ये किसका दोष है? क्या किसी हाईकोर्ट जज के पास ये सुविधा उपलब्ध है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या वो पॉलिटिकल डिबेट में बैठ सकते हैं? क्या वो अन्यथा किसी के सामने जाकर के कह सकते हैं? तो उनके पास कोई प्रचार का, प्रसार का, अपनी समस्या रखने का तरीका नहीं है। तो करीब 25,000 कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। शायद 25,000 पोस्ट के बाद हमारी स्थिति ये है कि उनमें से हमारे पास आज भी 5,000 कोर्ट रूम्स कम है। कहाँ बैठेंगे वो लोग, काम करेंगे? आज भी करप्शन नहीं के बराबर है। आज भी जनता का विश्वास और भरोसा उस सिस्टम पे है। जजेस की भर्ती का एक आयोग बना दिया जाए और उसका संचालन जो है सुप्रीम कोर्ट करे। अच्छा विचार है राजेश भाई, लेकिन मेरा ये कहना, जब तक वो नहीं होता तब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझना? एक हाईकोर्ट जज के यहाँ 100 से 125 मुकदमे रोज लिस्ट होते हैं। एक मुकदमे को 3 मिनट सुनने का समय होता है। क्या कोई वकील 3 मिनट सुनने के संतुष्ट होता है हाईकोर्ट जज से? हो ही नहीं सकता। तो यही तो कारण है कि जो एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो दोष जजेस के अपॉइंटमेंट का है जो कि सरकार का है। हिंदुस्तान का सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे मुश्किल काम एक हाईकोर्ट जज का है। आप माने ना माने, आपको उनका बंगला दिखता है, उनकी गाड़ी दिखती है, टेलीफोन दिखता है, अर्दली दिखता है, चपरासी दिखते हैं, छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम उस कानून की बात कर रहे हैं जिस कानून पर पूरा देश टिका है। जिस संविधान की बात कोर्ट में होती है, उस संविधान की बात आज हम करने बैठे हैं। और इसके लिए इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक श्री अजय बागड़िया हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में हमारे। बागड़िया जी, मैं बहुत ही फॉर्मल तरीके से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए हमने आपको आज स्टूडियो में बुलाया है क्योंकि इन दिनों में ये देख रहा हूँ कि कानून ही जो है कटघरे में है, या यूँ कहें कि न्याय कटघरे में है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो केसेस पेंडिंग हैं या जो फैसले आते हैं या जिन फैसलों को लेकर कई बार न्यायमूर्तिगण पर और कोर्ट पर सवालिया निशान उठते हैं, उसको लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल बन गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय को उठाया, क्योंकि आज मैं अगर मानता हूं तो सामयिक विषय है और विषय की महत्वता को देखते हुए जुडिशियल सिस्टम पे जो तरह तरह के आक्षेप लग रहे हैं, जो कि निराधार हैं, जो मैं कहूँगा, उस विषय को आपने उठा करके मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, मैं छोटा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ राजेश भाई कि आक्षेप लगाना कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन हो, बहुत आसान है जी। एक फैशन सा बन गया है पिछले कुछ वर्षों में कि आप किसी की तारीफ न करो, आक्षेप लगाओ। आक्षेप लगाने के कारण आप बहुत जल्दी सुर्खियों में आते हैं और बहुत जल्दी वाहवाही बटोरते हैं। ये सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ तब से भी कुछ ज़्यादा हो गया। और हमारा दुर्भाग्य, हालांकि मैं खुद उस फ्रेटर्निटी से आता हूँ, हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि देश के कुछ नामचीन वकील भी इसमें शामिल हो गए हैं, बड़े बड़े, जिनको नाम मैं नहीं लेना चाहता आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके पॉडकास्ट के ज़रिए, उनके व्यक्तिगत ओपिनियंस के ज़रिए, उनके एक्सप्रेशंस के ज़रिए हम कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को करप्शन की ओर बताते हैं, और दूसरा, उनकी गलतियां ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं जी। हमारे देश में 34 में गलती नहीं करता हूं तो सैंक्शन पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, जो हमेशा भरी रहती हैं। नीचे उतरे तो हम हाईकोर्ट पर अगर आएँ तो 1100 सैंक्शन पोस्ट हैं, करीब करीब, हो सकता है 1140 हो शायद, लेकिन मैं 1100 मानता हूँ। उसमें हमारे पास 700 हाईकोर्ट जजेस हैं। यानी 1140 पोस्ट सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास 700 हाईकोर्ट जजेस हैं जो काम करें। 40% हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट वेकेंट है। अब ये किसका दोष है? ये दोष है हमारी सरकार का, जो भी जिस समय सरकार हो। मैं इस तरफ की सरकार या उस तरफ की सरकार पर पक्ष बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कोई देखना नहीं चाहता। आदमी देखता है कि 1100 जजेस के काम को 700 जजेस से लिया जा रहा है, और इसलिए जो केसेस का बैकलॉग है उसके लिए जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। मुश्किल क्या है? आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू किया, मैंने इस चीज़ को आपके समक्ष, आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाया। क्या किसी हाईकोर्ट जज के पास ये सुविधा उपलब्ध है? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या वो पॉलिटिकल डिबेट में बैठ सकते हैं? क्या वो अन्यथा किसी के सामने जाकर के कह सकते हैं? तो उनके पास कोई प्रचार का, प्रसार का, अपनी समस्या रखने का तरीका नहीं है। नीचे उतरे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हम बात करें तो करीब 25,000 कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। शायद 25,000 पोस्ट के बाद हमारी स्थिति यह है कि उनमें से हमारे पास आज भी 5,000 कोर्ट रूम्स कम है।
कहाँ बैठेंगे वो लोग काम करेंगे। उसके अलावा 6,500 रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस हमारे पास कम है डिस्ट्रिक्ट जजेस को रखने के लिए। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ सरकार को प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, हम आक्षेप लगाते हैं जुडिशियल सिस्टम पे, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन आज भी इस देश का सौभाग्य है कि ये देश जो चल रहा है रजत भाई, और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आपके माध्यम से कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल। हमारा देश अगर चल रहा है तो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका के भरोसे नहीं चल रहा है। या अगर 10% कंट्रीब्यूशन उनका है तो 90% इसमें हिस्सेदारी जुडिशियल सिस्टम की है, जहां आज भी करप्शन नहीं के बराबर है। आज भी जनता का विश्वास और भरोसा उस सिस्टम पे है। दुर्भाग्य ये है कि आक्षेप लगाने की बात को लेकर हमारे मन में इतनी ज़्यादा घर कर गई कि हम कहीं नहीं चूकते हैं। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि जजों की कमी है तो ये बात तो हम बरसों से सुन रहे हैं, तो उसके लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट के जज तो बात कर सकते हैं, वो इंटरनल तो बात कर सकते हैं, या कोई सिस्टम होगा। जजों की नियुक्ति का मामला होता है या जजों की परीक्षाओं का मामला होता है, वो समय पर क्यों नहीं होता? क्या जजों की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि सरकारी स्कूल में हजारों शिक्षकों की कमी है, वैसी हालत है? किसी हद तक आपके पास सत्य राजेश भाई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर हम हाईकोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये होता है कॉलेजियम के माध्यम से। कॉलेजियम से नाम जाने में कहीं कोई त्रुटि नहीं होती, सामान्यतः कोई त्रुटि नहीं होती। एक आध कोई किस्सा किसी प्रदेश का हो बात अलग है, सामान्यतः कॉलेजियम से नाम चले जाते हैं। उन नामों के जाने के बाद कुछ बार या कई बार तो ये होता है कि उन नामों पर सहमति हो जाती है और अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बार बहुतायत में ये काम होता है जो सरकार के पास अटक जाता है सुप्रीम कोर्ट से थ्रू होने के बाद भी, और उसका सवाल जवाब आप किसी से नहीं कर सकते। एक आईबी होती है, आईबी क्लियर हो जाती है तो उस आदमी के नाम पे आप विचार क्यों नहीं करते? उसके बाद वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में पड़ा रहता है हस्ताक्षर के लिए। तो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के सीरियसनेस तो सरकार को दिखानी है। हमारा जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप जुडिशरी पे छोड़ दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में उन पर छोड़ दीजिए कि आप ही को डिसाइड करना है कि जिसके नाम है आप निर्णय। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस देश के सारे सैंक्शन पोस्ट के जजेस को भर देगा, लेकिन वो राइट और अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए। तो फिर इसके लिए वकील साहब ये भी हो सकता है कि जजेस की भर्ती का एक आयोग बना दिया जाए और उसका संचालन जो है सुप्रीम कोर्ट करे। अच्छा विचार है राजेश भाई, लेकिन मेरा ये कहना जब तक वो नहीं होता तब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझना? हाँ, निश्चित तौर पे सरकारों को तो भर्ती वाला जो सिस्टम है, जो चयन वाला सिस्टम है, उसमें फास्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना काल के समय के पहले के केस पेंडिंग पड़े हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि यदि आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं तो ये समस्या भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है। आपने ऑलमोस्ट मेरे मुंह की बात छीन ली। केशवानंद भारती के केस से शुरू करें, जहाँ की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप हाथ नहीं लगा सकते से लेकर के आवारा कुत्तों तक विषय तक। फूड की स्कीम राजस्थान का विषय हो, विशाखा केस में गाइडलाइंस ले डाउन करने का विषय हो, मजदूरों का कोई विषय हो, उसके बाद कुत्तों का आम विषय हो, सीएनजी दिल्ली में लागू करने का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ये सरकार ने नहीं करा था जो पोल्यूशन का, आपको याद दिला दूं। बिल्कुल। उसके अलावा कोई कितने ही विषय हो जो आम जन को आखिरी नागरिक को छूते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, विधायक का, कार्यपालिका का, विधायक की है, जुडिशरी की है। हर जगह जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ आप क्यों देखते हैं? और जब वो होता है थोड़े दिन तो आप तारीफ करते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा करा, उसके बाद फिर हम आक्षेप लगाने पे आ जाते हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ राजेश भाई। एक हाईकोर्ट जज के यहाँ, हमारे इंदौर में भी फॉर्चुनेटली बेंच है, एक हाईकोर्ट जज के पास 5 घंटे काम करने को होते हैं। 10:30 से 1:30, 2:30 से 4:30, 5 घंटे हुए। मिनट में डिवाइड कर लीजिए, 60 × 5 300 मिनट। एक हाईकोर्ट जज के यहाँ 100 से 125 मुकदमे रोज लिस्ट होते हैं। एक मुकदमे को 3 मिनट सुनने का समय होता है। क्या कोई वकील 3 मिनट सुनने के संतुष्ट होता है हाईकोर्ट जज से? हो ही नहीं सकता। तो यही तो कारण है कि जो एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो दोष जजेस के अपॉइंटमेंट का है जो कि सरकार का है। वो दोष है हमारे सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के। पर इसके कारण कई बार वकीलों को भी पक्षकारों की 4 बातें सुनना पड़ती है कि हमारा केस 4-5 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कैसे होगा राजेश भाई? मुझे बताइए, अगर मान लीजिए 300 मिनट में आपको 100 केसेस दे दिए गए, एक केस ने 5 से 10 मिनट ले लिए, तो बाकी केस टू दैट एक्सटेंड सफर करेंगे। तो किसी ने सही करा हाईकोर्ट जजेस के बारे में। मैं आपको आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे मुश्किल काम एक हाईकोर्ट जज का है। आप माने ना माने, आपको उनका बंगला दिखता है, उनकी गाड़ी दिखती है, टेलीफोन दिखता है, अर्दली दिखता है, चपरासी दिखते हैं, छोड़ दीजिए। जब वो काम करने बैठता है तो मैं हाईकोर्ट जज के बारे में निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हाईकोर्ट जज नेवर रिटायर्स एट द डे।
ही ओनली शिफ्ट्स हिज प्लेस ऑफ वर्क। जो काम वो कोर्ट में बैठ के 5 घंटे करते हैं, उसके बाद वो घर पे जाके 3 घंटे फाइल पढ़ते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट काम और उस लोगों व्यक्ति से आप मिलना कराएं। जुलना भी बहुत कम होता है जजों का। असंभव है। आप जितना मिलेंगे जुलेंगे उतना आप पे करप्शन का आक्षेप लगेगा। आप एक हाईकोर्ट जज के घर बंगले के बाहर 4 दिन गाड़ी किसी व्यक्ति की खड़े कर दीजिए, 5वें दिन उस पर आक्षेप लगना शुरू हो जाएंगे। मुझे तो ये कई बार ऐसा जीवन तो लगता है देखिए कि उस आदमी जजों का। पर अघोषित आपातकाल है ये, कि जज किसी के यहाँ शादी में नहीं जा सकते, जज किसी के यहाँ शव यात्रा या उठावने में नहीं जा सकते, सुख दुख में लोगों के शामिल नहीं हो सकते। और ये दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का, इस देश का, और उसके बाद भी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनकी आवाज़ उठाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये, और सारे जितने जुडिशियल एक्टिविज्म के मुकदमे हैं, वो मुकदमा जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, वो मुकदमा आम जन को जहाँ तक इम्पैक्ट करता है, ये क्या जिम्मेदारी कार्यपालिका विधायिका की नहीं होती? आप याद करिए कोविड का समय राजेश भाई, हाँ। कोविड के समय पे ऑक्सीजन कंट्रोल से लेकर बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के आधी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने बैठ करके ये चीज मॉनिटर फैसले करे थे। ये सरकार की जिम्मेदारी। सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे थे? टीवी चैनल पर बैठ के डिबेट कर बाइट दे रहे थे, टीवी चैनल पर बाइट दे रहे थे और डिबेट कर रहे थे। हाँ। और लेबर माइग्रेशन की इशू को या तो डिफेंड कर रहे थे या लेबर माइग्रेशन की इशू को उठा रहे थे। लेकिन काम किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करके। तो ये ड्यूटी किसकी है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई धन्यवाद नहीं देता, हाई कोर्ट को कोई धन्यवाद नहीं देता। ट्रैफिक के विषय में हमारे डायरेक्शन पास हुए, अभी आपने इंदौर में देखा। हाँ बिल्कुल। हमारे आपने जो इंदौर देवास रोड पे जो डायरेक्शन पास हुए, नहीं सड़कों पे गड्ढे हो जाए तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना तो पड़ता है। ये काम सरकार का नहीं है क्या? ये जिम्मेदारी आप कब तक दूसरे विभाग पर डालेंगे? तो आप देखिए समस्या क्या है। तो किसी पे मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अल्टीमेटली आप उस व्यक्ति के रूप में, और है तो अल्टीमेटली उस काले कोट और काले गाउन के पीछे एक सामान्य व्यक्ति ना, हाँ, आप और हम में से कोई एक व्यक्ति बिल्कुल है। मानवीय। उनकी अपनी मजबूरियां, उनका भी अपना परिवार है, उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। उसमें रह करके एक आदमी 100 केसेस रोज सुनता है और सिर्फ आप उसके बंगले और गाड़ी को देख करके उसके बारे में आप कटाक्ष करना है, आक्षेप लगाना। तो क्या यही कारण है कि कई सीनियर एडवोकेट जो है जज बन जाते हैं और कुछ समय बाद इस्तीफा देके और वापस वकालत करने लग जाते हैं? निश्चित तौर पे इतनी जिम्मेदारी है राजेश भाई, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये जिम्मेदारियों बहुत मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए उठाना। एक हाईकोर्ट जज जिसको अगर आप 45 साल में, और हो सकता है कि मैं मजाक के रूप में आपसे कह रहा हूँ, एक हाईकोर्ट जज अगर 45 से 46 साल में जज बनता है तो 50 साल में वो 15 साल बूढ़ा हो जाता है। एक वकील जब 46 साल की वकालत करता है, हाँ। वो 5 साल बाद भी 5 साल छोटा ही नजर आता है। बिल्कुल। इस जिम्मेदारियों का बोझ जो व्यक्ति उठाता, अच्छा आपने भी कोर्ट देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा, अब तो खैर ऑनलाइन है, हर वकील काम की बात करता है क्या खड़े होकर? हाँ। होता ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स जो हैं वो बात करते हैं जो नहीं करना चाहिए मुकदमे में, और वो भी जज को सुनना पड़ती है, वो कितनी अच्छी हो कितनी बुरी हो, हाँ, कितनी मूर्खतापूर्ण हो, कितनी विद्वत्तापूर्ण हो। बहस वो के भी दौरान सुन लगता करके, है बहस कि के विषय दौरान से हट के बात कर रहे हैं। विषय से हट के बात कर रहे हैं, और वो उनको सुनना पड़ता है क्योंकि उनकी ड्यूटी है। कोई हाईकोर्ट जज कुर्सी पीछे खींच करके अपने चैम्बर में नहीं जा सकता कि मूर्खता की बात करना बंद करेंगे तब मैं वापस आऊंगा, ये आपको सुनना कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी मजबूरी है सुनना। हाँ। और उसके बाद उस आदमी के बाद फिर दूसरा आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा मूर्खता की बात कर रहा हो, पर सुनना पड़ता है। तो न्याय की देवी के ऊपर जो है काली पट्टी बंदी भी है, और उसको लेकर कई बार मजाक में कहा जाता है कि न्याय इसलिए नहीं हो सकता कि आंखों पे पट्टी बंदी है। तो जो हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जिन परेशानियों से घिरे हुए हैं, वो खुद अन्याय का शिकार हो रहे हैं, वो खुद जब अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विडंबना को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जिम्मेदारी तो राजेश भाई, और मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी सरकार की है। सबसे पहले जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं हाईकोर्ट जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की, इवन मैजिस्ट्रेट्स की, उसको भरिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तैयार करिए कि एक जज को जितने अधिकार आप देते हैं उन अधिकारों के बराबर उसको आप सुविधा दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जजेस के आप घर देखेंगे, कैसे संभव होगा बागड़े जी? आप देखिए कि इंदौर की डिस्ट्रिक्ट जो है कोर्ट बनने में, मैं पिछले 25 साल से एक खबर लिख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगी, आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। कहाँ से बनेगी? और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने की शुरुआत हुई तो उसका विरोध हुआ, फिर जगह को लेके विरोध हुआ, फिर ठेकेदार भाग गया। तो ये सिस्टम तो पूरा जो है कार्यपालिका ने पूरा बिगाड़ रखा ना। और दुर्भाग्य यह है हमारी विधायिका का कि विधायिका, मेजॉरिटी ऑफ विधायिका, हाँ। इतनी ज़्यादा, मूर्ख शब्द कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि उनको जानकारी नहीं उनके आसपास के वातावरण की, कि वो पूरी तरह से कार्यपालिका पर निर्भर हो गई है। जब आप पूरी निर्भरता कार्यपालिका पर डाल देंगे तो कार्यपालिका देश अपने हिसाब से चलाएगी। तो विधायिका और कार्यपालिका वाले जो हैं अफसर और जनप्रतिनिधि, वो तो कई बार बातचीत नहीं कहते हैं, जाइए हमको जो करना था कर दे, आप कोर्ट चले जाइए। अब ये बताइए, ये किसी भी कार्यपालिका के अधिकारी के द्वारा या विधायिका के कोई नेता के द्वारा कहने वाली अच्छी बात है? कोर्ट चले जाइए मतलब यही है कि हमने जो करा है वो गलत करा है।
क्योंकि अगर हमने जो करा होता वो सही करता तो वो क्यों कहता कोर्ट जाइए, कि आप वो ये कहता कि भाई जो हमने करा सही करा, इसको चैलेंज भी क्यों करेंगे। कोर्ट जाइए का मतलब ये कि हमें जो उचित लगा, ऑन आवर ओन विम्स एंड फैंसीज हमने एक निर्णय दे दिया। अब वो निर्णय क्योंकि हम मनी मन जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमने निर्णय दिया इसलिए अब इसको चैलेंज करिए, वो चैलेंज करके उस पर ऑर्डर ले आइए कोर्ट का। कुछ ये तो सालों आपकी से ड्यूटी है हिंदुस्तान में ग्लैमर की दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और वकालत भी एक फैशन और ग्लैमर की दुनिया बनता जा रहा है। और जो नए वकील आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह से अंदाज में पेश होते हैं या उनका विचार जो है इसी तरह का होता है। अब ग्लैमर को तो आप, मैं राजेश भाई मानता हूँ, हमारे एक मेरे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो सिटिंग हाई कोर्ट जज है, वो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि बोले भाई अजय, हमारा प्रोफेशन जो है वो फिल्मी दुनिया के प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं। तो मैं उनसे पूछता था कि ऐसा क्यों कह रहे हो भाई। तो कहते थे कि आप सोचिए कि कहने को तो जितेंद्र जैसा एक्टर चल गया जिसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है, हाँ। लेकिन क्योंकि जो डिसिप्लिन था और लोग उसको पसंद करने लगे। दूसरी तरफ विनोद मेहरा जैसा अच्छा टैलेंटेड एक्टर जो दिखने में भी हैंडसम और खूबसूरत था, नहीं चला। हमारे यहाँ चलने नहीं चलने का कोई कंसेप्ट नहीं कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ग्लैमर जुड़ गया है क्योंकि आम आदमी जब अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी की तरफ देखता है तो अमूमन वकील होता है, और आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो, उसको कोर्ट से न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अगर एक नेसेसरी टूल कोई है तो वो वकील है। तो जिस प्रकार आपके यहाँ लोग आते रहेंगे, जिस प्रकार लोगों की समस्या, और जितना ज़्यादा कार्यपालिका और विधायिका अपने कामों को अनदेखा करेगी, उतनी ज़्यादा न्यायालय की आपको शरण में जाना पड़ेगा। पुराना आपको किस्सा याद होगा, जब मुकेश अंबानी जी का मैटर चला था तो नीता भाभी ने कब ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने, भाई हमने हरीश भाई से कहा कि सब हरीश भाई संभालेंगे। तो जब अंबानी परिवार का कहना हरीश साल्वे जी के प्रति ये था, तो आप ग्लैमर सोच लीजिए उस प्रोफेशन का कितना है। क्योंकि हर संस्थान कोई ना कोई वकील की फर्म को एंगेज करते हैं, और एक बड़ा कारण ये है वकीलों का जो ग्लैमर या वकीलों के प्रति जो वो डिमांड बढ़ी वकीलों की, उसका कारण ये है कि अब सामाजिक और घरेलू विवाद बहुत बढ़ने लगे। पहले तलाक के 100 में से 1 केस आते थे, अब शायद 30-40% केस आते हैं। इस तरह के जो केस है, भाइयों में बंटवारे के केस पहले 100 में से 2-4 आते थे, अब 100 में से 50-60 आने लगे। तो ये जो केसेस बढ़ने की संख्या है उसके एक बड़ा कारण सामाजिक और पारिवारिक मामला भी है। मान लिया मैंने राजेश भाई, लेकिन आप समाज की और सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोगों की या आम आदमी की विचारधारा को बदलना तो संभव नहीं है इतनी जल्दी। सहिष्णुता कम हो गई है, संवेदनशीलता कम हो गई है, सहनशीलता कम हो गई है, सब चीज़ों में कमी आई है। तो आप क्या करें, बजाय लोगों को बदलने की और ये प्रयास करने के, क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि लोगों की समस्याओं का हम निराकरण करें। अगर आप कहें कि साहब पाकिस्तान हमला करना बंद कर देगा तो हम सेना हटा लेंगे, पर पाकिस्तान हमला करना बंद नहीं कर सकता ना। आप कहते हैं लोग अपराध करना बंद कर देंगे तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो हो नहीं सकता। तो आपको समाज के हिसाब से एक अपना ढांचा तैयार करना होगा। अब दुर्भाग्य है कि जुडिशरी का ढांचा तैयार करने का काम सरकार को करना है। जितनी जल्दी सरकार इसमें सुयोग्य कदम उठाएगी, उतनी जल्दी ये समस्याओं का निराकरण होगा, और जितनी जल्दी समस्याओं का निराकरण आम आदमी का कोर्ट से होगा, उतना विश्वास उसका निरंतर उस संगठन पर बढ़ता जाएगा। अजय भाई, मैं भी एक वकील परिवार से हूँ। मेरे पिता श्री PC राठौर एडवोकेट लंबे समय से प्रैक्टिस करते रहे, और अब मेरी बिटिया भी जो है दिल्ली में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो है वकालत के पेशे को बहुत तेज़ी से अपना रही है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छी बात है राजेश भाई, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी बेटी इस प्रोफेशन में, और आपकी बेटी मैं जानता हूं कि आगे चलकर जिस प्रकार आप एक अपने आप में स्तंभ में पत्रकारिता का, आपकी बेटी न्याय के क्षेत्र में एक स्तंभ बन करके आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। बहुत अच्छी बात है कि हम नारी शक्ति को पहचान रहे हैं इस प्रोफेशन में, और आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि ये कहूँ कि जितनी जल्दी हम उन महिलाओं को मौका देंगे जुडिशल सिस्टम का पार्ट बनने का, उतनी जल्दी जुडिशल सिस्टम आपको आगे बढ़ेगा। आज भी दुर्भाग्य है कि जहाँ हम फीमेल या वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, संसद में हो या नौकरियों में हो या किसी भी विभाग में हो, हम मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद कहना गलत होगा जुडिशरी के लिए, लेकिन हमें मौका देना होगा कि महिलाओं को हम आगे लाएं और उनको जुडिशल सिस्टम में पार्ट बनाएं, मैजिस्ट्रेट्स के रूप में, सिविल जजेस के रूप में, ADJs के रूप में, हाईकोर्ट जजेस के रूप में, ताकि आकर के एक महिलाओं का जो वर्ग है जो अपने आप को अनरिप्रेजेंटेड पाता है, बिना प्रतिनिधित्व के पाता है, कम से कम वो ना पाए। नहीं, और एक समस्या ये भी आती है कि चूँकि महिला अपराध बढ़ने लग गए हैं, दहेज वाले केसेस हो, छेड़खानी के हो, रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो वो जो फरियादी है वो अपनी बात महिला वकील के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख पाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि महिला जजों की संख्या भी बढ़ना चाहिए। क्या उसमें रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, या उसमें कोई
परिवर्तन नहीं हो सकता? सरकार अगर पहल करे तो क्यों नहीं हो सकता, और होना भी चाहिए अगर हो सके तो। वहाँ रिजर्वेशन की बात करी जहाँ ज़रूरी है, जहाँ रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं वहाँ तो रिजर्वेशन की बात सरकार जोर जोर से करती है। रिजर्वेशन की बात करिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में फीमेल रिजर्वेशन ज़रूरी है। मैं तो हमेशा आपके माध्यम से और हमेशा कहता हूँ, हर मंच पर कहता हूँ ये बात को। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये स्थिति हुई है कि 50% लड़कियाँ या महिलाएं जो है जॉब करती हैं या कोई ना कोई बिजनेस करती हैं, तो उसके कारण भी जो है कई बार कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। भले वो एक चेक बाउंस हो जाए तो भी जी करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें होती बहुत, और कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है पूरे देश भर में देखते हैं जी। तो ऐसे केसेस में महिला वकील यदि होती है या महिला जज सुनने वाली होती है, जैसे दहेज के केसेस जो होते हैं आमतौर पर कई महिलाओं के जो जज होती है उन्हीं के सामने सुने जाते हैं, तो उससे क्या बहुत आसानी रहती है क्या पूरा सिस्टम? फर्क पड़ जाता है राजेश भाई। एक महिला का नजरिया देखिए, एक पीड़ित महिला के नजरिए से देखिए आप। एक पीड़ित महिला जाकर के अपनी पीड़ा जितने अच्छे तरीके से एक महिला अभिभाषक के सामने बता पाएगी, दर्शा पाएगी, बोल पाएगी, तुलनात्मक रूप से शायद एक पुरुष अभिभाषक के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाएगी। हालांकि हम सारे अभिभाषक गण इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर महिला आए तो उससे हम ज़्यादा संवेदनशील होकर के और थोड़ी सहिष्णुता दिखा करके उससे बात करें, लेकिन फिर भी वो हिचक बीच में रहती है। तो जितनी ज़्यादा महिलाएं अभिभाषक आएगी, और न सिर्फ पारिवारिक रूप से, पारिवारिक जो मुकदमे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हर रूप से, क्योंकि देखिए आप माने न माने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का डिस्ट्रैक्शन लेवल कम है। बिल्कुल। शाम को अगर मैं आज देख रहा हूँ आपके इंटरव्यू के बाद, तो मुझे शाम को 1-4 दोस्तों के साथ चाय पीनी है, उसके बाद 9 बजे 4 दोस्तों के साथ, क्योंकि शनिवार की रात है, किसी के साथ डिनर करना है। हाँ। महिलाओं के दिमाग में डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। जब महिलाएं काम करती, और मेरी खुद की एक बेटी है हाँ। जो आज LLB कर रही, तो मैंने देखा है महिलाओं को, तो महिलाओं का जब जिस मामले में महिलाएं एक जिसको कहते हैं ना धुन चढ़ती है, हाँ। तो जो धुन के मामले में, जो धुन के आगे उनको एक्सीलेंस अचीव होता है उस धुन का, बिल्कुल, उसका मैच हम लोग नहीं कर सकते, हम कितनी चाहें। अच्छा, बाकी प्रोफेशन की तरह अब कानून भी महंगा हो गया है। कहने का मतलब ये है कि वकीलों की फीस या कोर्ट के खर्च अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका भी पक्षकारों पे बड़ा असर होता है। मैंने कल ही बड़ा अच्छा बिंदु उठाया कि मैं कल ही किसी कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में गेस्ट बन के गया था, तो मैंने वहाँ लोगों से ये कहा, मैंने कहा आप लोग इस वकालत के क्षेत्र में आएंगे आगे, शिक्षा के क्षेत्र में आज आप हैं, आप पढ़ करके विद्यार्थी के रूप में कल वकील के रूप में आएंगे, तो इसको नोबल प्रोफेशन की तरह देखिए, न सिर्फ एक पैसे कमाने का माध्यम देखिए। पैसे कमाने के तो और बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा आप इस कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हम सब वकीलों से ज़्यादा पैसे वाले नजर आएंगे। तो ये सोच छोड़ दीजिए कि हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। आपके भाग्य से आ गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी दिन आप महंगी गाड़ी में घूमेंगे, महंगी घड़ी पहनेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, वो ज़रूर होगा, लेकिन उसको ध्येय बना करके वकालत में ना आए। तो ये तो हम वकीलों को अपने आप में समझना पड़ेगा कि जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस इतने नहीं है राजेश भाई, कोर्ट फीस वगैरह आज भी अफोर्डेबल होती है, लेकिन वकीलों की फीस, अगर अच्छे वकील की फीस इतनी अनअफोर्डेबल हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और दुर्भाग्य जैसा कि मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी आपसे बातचीत करना, कि वो वकील जो करोड़ों और अरबों रुपया इसी प्रोफेशन से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब पाते हैं, वही जाकर के सबसे ज्यादा खोट और कमियां उस न्यायपालिका में और उस जुडिशियल सिस्टम में ढूंढते हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या, मतलब आपका एक मालवी कहावत है, एक बहुत अच्छी वकील साहब जी, कि डाकन भी एक घर छोड़ती है। तो हमको अपनी बिरादरी की बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम उसी के कारण सब कुछ है। मत करो, बुराई करने लायक हो तो वो भी करिए, पर बुराई करने लायक है कहाँ? नहीं, बुराई तो करना पड़ेगी, क्योंकि अभी एक हाईकोर्ट जज के यहाँ नोटों की गड्डियाँ मिली है। 47 में देश आज़ाद हुआ था राजेश भाई। हाँ, आज क्या कितने 75 साल हो गए? 75 साल में कितने महाभियोग हुए और कितने ऐसे किस्से हुए? हाँ, इसके तुलना के रूप में बाकी विधायिका और कार्यपालिका को देखिए। एक आध दिन भी पेपर ऐसा निकलता है जहाँ अधिकारी घूस लेते हुए नहीं पकड़ा गया। 365 में से 300 दिन हर क्षेत्र का कोई ना कोई अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। हाँ, टूटी साइकिल पे घूमने वाला एक नेता जब मंत्री बन जाता है तो वो अरबों रुपए कमा लेता है। तो फिर एक हाईकोर्ट जज पे आक्षेप लगाया जिसकी कि अभी महाभियोग होना बाकी है। हाँ, सिर्फ एक इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस हुआ है। तो आप मुझे बताइए, इससे बेहतर, इससे साफ कांच जैसी पारदर्शिता वाला जुडिशियल सिस्टम और कहाँ मिलेगा आपको? एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशों की तुलना यदि हम भारत से करते हैं तो भारत की न्याय प्रणाली और भारत का कानून और विदेशों का सिस्टम, दोनों में कितना अंतर पाते हैं आप? अंतर इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, जो लीगल ब्रेन्स की अगर हम बात करें हर्ष भाई, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारे यहाँ के जजेस जितना काम करते हैं और जितना लीगल एक्यूमेन इनमें है वो कहीं ज़्यादा है बाहर के जजेस से। मैं इसलिए कह चुका हूं कि मैं सौभाग्य से मैं लंदन गया हूं 2-3 बार और मैंने ओल्ड बेलीज की ट्रायल भी अटेंड करी है।
मैंने बाकी कुछ देशों में जाकर के जहाँ जाता हूँ आदतन उनकी कोर्ट ज़रूर देख करके आता हूँ, तो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट देम। अच्छे हैं, वहाँ सामान्य भाषा क्योंकि अंग्रेज़ी है, तो हो सकता है अंग्रेज़ी में बोलने का तरीका और अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का चयन हमसे बेहतर हो, लेकिन उनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है। लेकिन अगर लीगल एक्यूमेंट और मेहनत की बात करें तो हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। अमेरिका के एक जज पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उसका 10% हमारे हाई कोर्ट जज को मिलता है। अच्छा। उनके यहाँ रिसर्च की पूरी टीम होती है एक जज के पास। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो साल में 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं करती, फिक्स अच्छा। डेट्स काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं सामने, तो हमारे यहाँ काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि कोई मुकाबला नहीं, व्यक्ति का मुकाबला नहीं, सिस्टम का मुकाबला है। सिस्टम हमसे कहीं बेहतर है। जिस दबंगई से और जिस पुख्ता तर्क के साथ आपके पिताजी बागड़िया साहब को मैंने कई बार हाईकोर्ट में केस लड़ते हुए देखा है, और उसी अंदाज में कुछ आप भी कई केस में अपेयर होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक इसके साथ ये एक चीज़ और ये थी जुड़ी हुई कि जो नए वकील हैं वो वाकई मेहनत कर पाते हैं। करते हैं राजेश भाई, वो हमसे कहीं बेहतर है, हमसे कहीं बेहतर है। उनकी भाषा हमसे कहीं बेहतर है, सीखने का मादा हमसे कहीं बेहतर है, मेहनत हमसे कहीं बेहतर करने को तैयार है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, पर हो सकता है समाज ही ऐसा कुछ हो गया हो, तो उनकी गलती नहीं है, तो हमसे कहीं बेहतर है। और आपके माध्यम से अगर कोई जूनियर्स तक मेरी बात पहुंचे तो सिर्फ एक ही बात करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरल रीडिंग बढ़ा दीजिए, हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, कुछ भी पढ़ा किसी भी समय पे किसी भी रूप में कभी जी। व्यर्थ नहीं जाता। तो ये अगर शुरुआत कर दें, जनरल रीडिंग शुरू कर दें, अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दें, टाइम्स ऑफ इंडिया रोज़ पढ़ना शुरू कर। देखिए अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो हमारे कोर्ट की तो भाषा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, लेकिन क्योंकि हमारी मातृभाषा और सामान्य भाषा नहीं है तो उसको आने में समय लगता ही है। मैं आपसे हिंदी में बात करते करते आधे घंटे बाद भी नहीं सोचूंगा किन शब्दों का प्रयोग करूँ, लेकिन अंग्रेजी में 6 मिनट मुझे समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बिल्कुल। यार वो वर्ड दूसरी बार तो नहीं उपयोग में आ गया। तो ये हम सबकी कमजोरी है। तो इस वजह से उस कमजोरी को ऊपर रखने के लिए, कमजोरी से ऊपर आने के लिए ज़रूरी है कि हम उस भाषा में रोज़ का तर्क वितर्क करते रहें, उस भाषा को अपनाएं और पढ़ते रहें। बाकी सब तो बहुत अच्छा है इन लोगों में। कटघरे में न्याय प्रणाली और वकीलों का काम करने का सिस्टम, कार्यपालिका और विधायिका जैसे तमाम मुद्दों पर हमारे सामने जिस तरह से वरिष्ठ अभिभाषक अजय बागड़िया जी ने अपने पक्ष रखा, वो वाकई कई बातें चौंकाने वाली थी और कुछ नई जानकारियां भी हमें हासिल हुई। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद बागड़िया जी। धन्यवाद नरेश भाई। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।